क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और चंद बात भी आपसे करना चाहता हूं। कई वक्ताओं ने कहा ये शब्बीर साहब ऐसे किए, शब्बीर साहब वैसे किए, कई साथी के बारे में परिचय कराया गया, ये अमुक समाज से भी अमुक पार्टी के लोग। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये समस्तीपुर से पश्चिम की दिशा में कई ट्रेन खुलती है, उसमें से कुछ ट्रेन दिल्ली भी जाती है, अब कुछ ट्रेन दूसरी तरफ भी जाती है। फर्ज कीजिए हम में से किसी को दिल्ली अगर जाना है तो पूछताछ कार्यालय में जाके इस नंबर की गाड़ी दिल्ली जाएगी, उस गाड़ी में सवार होना पड़ेगा, तब हम दिल्ली पहुंचेंगे। और अंदाज से अगर किसी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो दिल्ली के बदले कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। मैं सबका समझता हूं जो हमारे वक्ताओं ने जो कहा कि 1973 में शब्बीर साहब लाल झंडे को थामे, आखिर क्यों थामे? क्या अंदाजे थाम लिए? लाल झंडे के इतिहास को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चाहती क्या है, इस बात को जान के समझ के तब वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लिए। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चाहती क्या है, मैं चंद बात राजकुमार बाबू इस पर मैं कर देना चाहता हूं। साथी जानिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इस हिंदुस्तान में 1925 में हुआ, कानपुर में, जब अपना भारत गुलाम था 1925 में हुआ। देश आजाद होता है 1947 में। लेकिन जरा इस पर गौर कीजिए, ये देश, गांधी जी अफ्रीका से आते हैं 1915 में, जब 15 में आते हैं और चंपारण से नीलहा खेती से जब आंदोलन वो शुरू करते हैं तो गांधी जी की परिकल्पना संपूर्ण आजादी की नहीं थी। गांधी जी डोमिनियन स्टेट चाहते थे। गांधी जी की समझ थी ये अंग्रेज रहे लेकिन भारतीयों पर जो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, वो थोड़ा कम करे और भारतीयों को भी सत्ता में कुछ हिस्सेदारी मिले, उसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेट। सबसे पहले कौन ऐसा आदमी था इस हिंदुस्तान में? इस हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन ऐसा आदमी था जो सबसे पहले पूर्ण आजादी का प्रस्ताव कांग्रेस के महाधिवेशन में रखा? मैं समझता हूं, माफ कीजिएगा, काफी कम लोग जानते हैं ऐसे शख्सियत को, काफी कम लोग जानते हैं। 1921 में, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, 1921 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, तो उसमें हसरत मोहानी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, 1921 में जो एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी उस समय नहीं बनी थी, पार्टी बनती है 25 में। 1921 में हसरत मोहानी जो एक कम्युनिस्ट थे, जिस पार्टी की सदस्यता शब्बीर साहब ने ली थी, एक कम्युनिस्ट थे हसरत मोहानी, उन्होंने संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव रखा, जिसको नेहरू और गांधी जी ठुकरा दिए, नहीं माने। और उसके बाद हसरत मोहानी हर एक साल के कांग्रेस के महाधिवेशन में संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव देता रहा। 1928 में कलकत्ता में, बंगाल में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ और हर एक साल देता रहा। बंगाल की घटना में कांग्रेस के महाधिवेशन चल रहा था। बंगाल का किसान मजदूर, 50,000 किसान मजदूर उस कांग्रेस के महाधिवेशन के पंडाल को घेर लिया और घेर के कहा, ये नेता लोग संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पास करो, हसरत मोहानी का प्रस्ताव पास करो, नहीं तो एक भी नेता को पंडाल से बाहर नहीं निकलने देंगे। और तब मजबूर होकर गांधी जी बाहर आते हैं और गांधी जी जनता को संबोधित करते हैं और तब गांधी जी वादा करते हैं कि इस बार छोड़ दीजिए, अगले साल का कांग्रेस का अधिवेशन में संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव हम पास करेंगे। और तब 1929 में भारत का संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पास हुआ। ऐसे शख्सियत का नाम नहीं जानते लोग, नहीं, कम लोग जानते हैं। मैं समझता हूं हमारे शब्बीर साहब अंदाज से कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं बने थे। हिंदू धर्म में कहा गया है, रामायण की चर्चा आती है, हमारे राम परीक्षण बाबू भी चर्चा किए। रामायण में एक है दोहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। ये शब्बीर साहब के श्रद्धांजलि सभा में हम आ रहे हैं।
वो रामराज कहा गया है कि राम के रहते, राम के राज में बाप के रहते बेटे की मौत नहीं होती थी। वो रामराज, इस्लाम की बात, इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई? मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर, कई पैगंबर आए, कई पैगंबर आए, अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब डॉक्टर बन के दुनिया में आए, दुनिया में, और उन्होंने इस्लाम की रूपरेखा रखा। उनके माध्यम से इस्लाम इस धरती पर आया। क्यों आया इस्लाम इस धरती पर? जरा माफ कीजिएगा, क्यों आया इस्लाम? इस्लाम में बताया गया है जो दुनिया में मुसलमान नहीं, माफ कीजिएगा, मैं भी कहीं कहीं तकरीर में जाता हूं, मुसलमान नहीं, दुनिया में इंसानियत जिंदा कैसे रहे, मुफस्सियत बचा कैसे रहे, यही बात इस्लाम में मोहम्मद साहब के माध्यम से कुरान में आया है। और यही बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पैगंबर मार्च ने 1848 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया था जर्मनी में, वो मार्क्स ने लिखा था कि इंसान इंसान बन के कैसे रहेगा, इंसान इंसान बन के कैसे रहेगा, ये बात बताया गया था। और तब ये सोच समझ के हमारे सफीर साहब 1973 में कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बने। लेकिन क्या हो रहा, जरा विचार कीजिए। मुझको याद है 69 की बात, संजय बाबू, मैं भी जिस गांव से मैं कुछ लोगों को हमारे राजकुमार बाबू का नाम नहीं जानता हूं, मेरा सुरेंद्र कुमार सिंह नाम हुआ, वैसे लोग मुन्ना कहते हैं। घर मेरा रोसड़ा के बगल में गोविंदपुर एक गांव है, वहां मेरा घर है। वैसे मैं वकालत करता था रोसड़ा सिविल कोर्ट में, लेकिन राम परीक्षण हुआ, वकालत छुड़वा दिए, तो अब ये गांव घूमते ये कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते हैं। जानिए जो ये 69 में मैं देखा था, मुझको याद है 69 की घटना, लोरही से मजदूरी मिलती थी, इतना गो लोरही था, जो जकराय अक्टा मिसिया, संजय तो नहीं खाने, वो हमें जो जकराय की रोटी खाने चाहिए, जो जकराय अक्टा मिसिया मजदूरी मिलती थी, अढ़ाई से छोटकी। और माफ कीजिएगा, अधिकांश गांव में, आपके गांव में भी, और अधिकांश गांव में जो गरीब लोग था, खास करके अनुसूचित जाति के लोग, उसका घर अपने जमीन में नहीं था, किसी न किसी मालिक के जमीन में था। जब वो गरीब किसी दूसरे पूरा पश्चिम बंगाल जाने की योजना बनाता था, बाहर काम करने के लिए जाने का योजना बनाता था, उसी गरीब में से कोई न कोई सीआईडी होता था मालिक का, जाता था मालिक को कहने जो हो गिरहत फल्लमा के बेटा पोता बाहर जाए वाला था, जिसके जमीन में उसका घर होता था, वो मालिक बुलाता था उस गरीब को और कहता था, रे फल्लमा, हमरा जमीन में तोहर घर छो, तोहर बेटा पोता जे तो ढाका बंगाल कमाल घर उजाड़ देबो। गरीब बाहर नहीं जाता था। और इस बात की लड़ाई हमारे सब्बीर साहब 69-70 में, जमीन छोड़ो, जिस जमीन में घर है मेरा, उस जमीन का सबूत दो, इसका आंदोलन हमारे सब्बीर साहब ने किया। और आते आते जब आंदोलन बढ़ा तो याद कीजिए 1968 में श्रीमती गांधी की सरकार थी, दिल्ली में क्या घटना हुआ राजकुमार बाबू, मोरारजी देसाई और श्रीमती गांधी में झगड़ा हो गया, झंझट हो गया। मोरारजी देसाई भी कांग्रेस में ही थे, झंझट हो गया और इंडिकेट कांग्रेस हो गया। श्रीमती गांधी की सरकार गिरने वाली हो गई, श्रीमती गांधी गई कम्युनिस्ट पार्टी, सब्बीर साहब की पार्टी जो थी वो अजय भवन, दिल्ली के अजय भवन में उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे श्री राजेश्वर राव। श्रीमती गांधी जाती है अजय भवन और कहती है कि कॉमरेड हमर सरकार बचा हो, हमर सरकार गिरवे वाला छो। कम्युनिस्ट पार्टी वाला क्या मांगा? सिमरिया पुल देखे हैं, सिमरिया पुल पर लिखा हुआ, सिमरिया पुल जब बना था तो हुआ जी पुल पर पहले रेलगाड़ी के ले जाएगा, तो कोई नहीं तैयार हो रहा था, कोई ड्राइवर तैयार नहीं हो रहा था। तो सरकार इनाम निकाला, जो ड्राइवर पहला दिन इस पर गाड़ी चला देगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक ड्राइवर अपने परिवार के सारे लोगों को अपने इंजन में बैठा लिया और ऊपर से ऊपर गाड़ी को ले गया, उसका नाम लिखा हुआ है। आज तब उस समय सरकार उसको कहा कि बोलो तुमको क्या इनाम दें। उस ड्राइवर ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, कि पुल का कहियो किराया पब्लिक से मत लीजिए, उसका नाम उस पुल पर लिखा हुआ है।
कम्युनिस्ट पार्टी उस समय में श्रीमती गांधी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कहा मैडम हम आपके सरकार को बचाएंगे, लेकिन बैंक जो प्राइवेट है उस समय याद कीजिए 69 से पहले ये जितना बैंक देख रहे हैं ये सारा बैंक प्राइवेट था। जैसे सहारा इंडिया हुआ करता था उस तरह से प्राइवेट था। बैंक का राष्ट्रीयकरण करो, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करो, सीलिंग एक्ट कानून लागू करो, इस सब तरह का शर्त लगाया। श्रीमती गांधी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन कुर्सी का डर था। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात को नहीं मानेंगे, शब्बीर साहब के पार्टी के बात को नहीं मानेंगे तो हमारी सरकार नहीं बचेगी। और तब वो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। और उसी समय में याद कीजिए बिहार में, अपने आपके बिहार में, हमारे बिहार में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, माया बाबू मुख्यमंत्री बने और कम्युनिस्ट पार्टी का भी 5 को आदमी बिहार में मिनिस्टर बना, जिसमें इंद्रजीत सिन्हा राजस्व मंत्री बने, जो अभी आलोक कुमार मेहता जी हैं अपने समस्तीपुर के, वही मंत्रालय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इंद्रजीत सिन्हा को मिला बिहार में। और जब बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राजस्व मंत्री बन गए तब शब्बीर अहमद के लोग, हम लोग तो उस समय बच्चे थे, शब्बीर अहमद, सुरेंद्र झा सुमन, राम परीक्षण राय, ऐसे ऐसे पुराने नेता सब कहे जो जमीन में घर है मेरा और जो उस जमीन का सबूतों का लड़ाई जो था इसका कानून बनाओ। और तब 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयास से बास्किट पर्चा कानून लागू हुआ और 69 के बाद से गरीबों को पर्चा मिलने लगा, गरीब आजाद हो गया। और अब वो गरीब भी दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जाता है और वह घर से वो टुनटुनिया मोबाइल जेबी में ले आता है और उस गरीब का बच्चा भी खिचड़ियों वाला स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज और जरा जानिए, हम में से कोई आदमी नरक नहीं जाना चाहता। पापी से पापी आदमी, कोई आदमी नरक नहीं जाना चाहता है। सब चाहता है हम स्वर्ग जाएंगे, सब चाहता है हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जाएगा कैसे स्वर्ग? उसका तो काम है ना। स्वर्ग नरक कहाँ है, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई नरक नहीं जाना चाहता है। आज से संजय बाबू हम देखे हैं 50 साल पहले हिंदू परिवार में जब बच्चा पैदा होता था तो छठियार, आज भी होता है ना छठी, तो उस समय भी छठियार होता था। हिंदू परिवार में छठियार जब होता था आज से 50 साल पहले, तो बाबा मामा कक्का क्या करते थे, छठियार के दिन बच्चे के सिरुन्ना में हंसुआ खुरपी रख देते थे। अब कोई हंसुआ खुरपी रखता है? रखता है? आपके महंत पट्टी में कोई रखता है हंसुआ खुरपी? आप कोई नहीं रखता है हंसुआ खुरपी। आप सब रखता है कॉपी किताब कलम। क्यों? रिक्शा चलाने वाला भी, ठेला चलाने वाला भी, खोंचा चलाने वाला भी, कोदाली चलाने वाला भी चाहता है हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़का आदमी बने, पढ़ लिख के विद्वान बने। लेकिन पढ़ेगा कैसे? परसों के अखबार देखिए, हिंदुस्तान, परसों का हिंदुस्तान देखिए, एनसीईआरटी एक डिपार्टमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी परसों के हिंदुस्तान में आया है। हमारी सरकार, हम किसी सरकार का, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अब उसमें किसी का विरोध हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम दोषी नहीं हैं। क्या हुआ? वो 2021 में एनसीईआरटी के लिए बिहार का 60,000 विद्यार्थी फॉर्म भरा। हमारे टीचर महोदय बैठे हुए इम्तियाज साहब, वो हमसे ज्यादा जानते होंगे। वो 60,000 के लगभग विद्यार्थी फॉर्म भरा। उसमें क्या नियम है एनसीईआरटी में? जो मेधा परीक्षा में फॉर्म भरेगा और जो विद्यार्थी एनसीईआरटी के मेधा परीक्षा पास कर जाएगा